हेलो एवरीवन। तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री इज एक तरह से बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ऑर्गेनिक में जितने भी स्ट्रक्चर्स है वो 3D में उनको ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो जब तक आपको उसकी 3D रिप्रेजेंटेशन के मैकेनिज्म हुआ, तो टॉप साइड से अटैक हो रहा है या बॉटम से अटैक हो रहा है, उससे क्या इफेक्ट पड़ा, डिफरेंट कंपाउंड बने, जब तक आप चीज़ों को 3D में समझेंगे नहीं तो बेसिक जो आपकी स्ट्रेंथ है ना ऑर्गेनिक में वो कभी डेवलप नहीं होगी। तो स्टीरियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको मैं एज अ सेपरेट चैप्टर यहाँ पर ट्रीट करूँगा, बिकॉज एनसीईआरटी में तो स्टीरियो केमिस्ट्री को हवा में उड़ा दिया गया है। पर कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन के लिए स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वास्ट डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो हम भी उसी डिटेल में इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और काफ़ी इंजॉय करेंगे टॉपिक को। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले आपके सामने ये जो इमेज है, देयर आर टू स्ट्रक्चर्स। दोनों स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखो, क्या दोनों में आपको कोई डिफरेंस लग रहा है? मतलब एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर ही तो लग रहा है, ये है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का एग्जैक्टली सेम है। अगर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो फर्क क्या है? एक ही स्ट्रक्चर को उल्टा करके रख दिया गया क्या? कैसा है? मे बी, चलो देखते हैं। अब दोनों स्ट्रक्चर देखने में एग्जैक्टली एक जैसे लग रहे हैं, हम ये बोल सकते हैं। पर जो लेफ्ट वाला कंपाउंड है, इट इज यूज एज अ पेन किलर, ठीक है। और ये जो राइट वाला कंपाउंड है, इट इज यूज एज एंटी कफ मेडिसिन। तो ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। पेन किलर की जगह अगर आपने एंटी कफ मेडिसिन खा ली तो क्या होगा? तो दोनों में ऐसा डिफरेंस क्या आया? फंक्शनल ग्रुप सेम है, जिस तरह से वो कनेक्ट हुए आपस में सेम है। द ओनली डिफरेंस इज कि स्पेस में ग्रुप किस तरह से अटैच हुए हैं। अब अगर देखो, ये वाला जो लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर है, इसको अगर हम पलटते हैं, ठीक है, फ्लिप कर दें इसको हम 180 डिग्री पे, तो क्या होगा? ये वाला जो बॉन्ड है ये फ्रंट में है, जब इसको 180 डिग्री पे फ्लिप करोगे ये बैक में चला जाएगा। पर यहां तो ये फ्रंट में रहा, ठीक है। मैं बता रहा हूं कि फ्लिप करने पे क्या होगा। ये वाला बॉन्ड भी फ्रंट में है, ये डॉटेड में आ जाएगा। ये वाला बैक में है, ये फ्रंट में आ जाएगा। तो यहां पे क्या हुआ? ऐसा हुआ क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, ठीक है। ये वाला भी फ्रंट में रहा, ये बैक में ही रहा, ये वाला फ्रंट में रहा। इट मीन्स फ्लिप करने से नहीं आया ये। तो मीन दीज टू आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स तो हैं, पर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कनेक्टिविटी भी सेम है। तो आइसोमर तो हुए, पर ये स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है, क्योंकि इनमें कोई चेन का डिफरेंस नहीं है, फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस नहीं है, पोजीशन का कोई डिफरेंस नहीं है। दीज आर स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो मीन्स स्पेस। तो स्पेस में किस तरह से ग्रुप्स लगे हुए हैं, कहां फ्रंट में लगा है, कहां वो बैक में लगा है, तो स्पेस में अरेंजमेंट के डिफरेंस से जो आइसोमर जनरेट होते हैं, दोज आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है स्टीरियो केमिस्ट्री। जस्ट स्पेस में अरेंजमेंट चेंज करने से उनकी प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का डिफरेंस आ जाता है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है? इट इज अ 3D स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल, उसकी स्टडी कर रहे हैं हम। अब इसकी सेकेंड इंपॉर्टेंस, अब कभी आपने घास खाया? मान लो आप कच्चा घास खा लो गाय की तरह, तो क्या होगा? नहीं पचेगा। वी ऑल नो ग्रास हमें डाइजेस्ट नहीं होता है। रीजन इज, पर हम सेलुलोज तो खाते हैं। खाते हैं क्या? नहीं। सेलुलोज इज द ग्रास, ठीक है, घास में होता है। हम स्टार्च खाते हैं, आलू खाते हो आप, चावल खाते हो, स्टार्च होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि अगर आप सेलुलोज को देखें, रिपीटिंग यूनिट वही है। ये जो एक मॉलिक्यूल है यही बार बार रिपीट हो रहा है, ओके। और दो मॉलिक्यूल के बीच में जो ज्वाइन कर रहा है वो एक ऑक्सीजन के थ्रू दोनों में लिंक हो रहा है। तो लिंकिंग पार्ट जो वो ऑक्सीजन के थ्रू लिंक होते हैं। अब स्टार्च में क्या डिफरेंस है? स्टार्च में भी वही वाला रिपीटिंग यूनिट है, पर जब लिंकिंग हुई ऑक्सीजन के थ्रू, यहां भी वही चीज है। ये पहला वाला बॉन्ड देखो ऊपर की तरफ है और ये भी ऊपर की तरफ है, मतलब वहां से नीचे की तरफ है। दोनों बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं। यहां पर ये वाला बॉन्ड वर्टिकल है, ये एक्सियल है, और ये वाला इक्वेटोरियल है। बस इतना सा ही डिफरेंस है।
सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम काइंड ऑफ कनेक्टिविटी, पर दोनों बॉन्ड यहाँ इक्वेटोरियल है, यहाँ एक इक्वेटोरियल है, एक एक्सियल है, इसकी वजह से आपको घास डाइजेस्ट नहीं हो सकता। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, शायद अब आपको थोड़ा डाइजेस्ट हो रहा होगा कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस चैप्टर इज। तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या है? दे डिफर ओनली इन द वे एटम्स आर ओरिएंटेड इन स्पेस। दे हैव आइडेंटिकल आईयूपैक नेम्स, क्योंकि अरेंजमेंट तो सेम है तो आईयूपैक नाम सेम जैसे होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी ऑलमोस्ट। दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, सिर्फ अरेंजमेंट डिफर करता है। ओके, तो ये पॉइंट नोट कर लो। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्लासिफाई ईच पेयर ऑफ कंपाउंड्स एज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर। कॉन्स्टिट्यूशनल मीन स्ट्रक्चरल। देखो पहले वाले केस में हमारे पास सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन गिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन तो सेम है, तो ये अल्केन है। अब आईयूपैक नेम सेम है क्या? यहां से नंबरिंग 1 से स्टार्ट करेंगे तो 2,3 डाइमिथाइल, यहां पे 2,4, तो पोजीशन का डिफरेंस आ रहा है ना। मेन चेन तो 5 कार्बन की है, यहां भी 5 कार्बन की है, तो दीज आर पोजिशनल या पोजीशन आइसोमर्स। ओके, सेकंड में ये क्या है, एक साइक्लिक ईथर है, और ये वाला क्या है, ये अल्कोहल है। नंबर ऑफ कार्बन सेम है क्या? हाँ, 3 सेम है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है। तो दीज आर फंक्शनल आइसोमर, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं। सी में एक ही पोजीशन पे 2 मिथाइल हैं, तो 1 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, यहां 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, तो पोजीशन का डिफरेंस है, तो ये भी पोजीशन आइसोमर्स आ गए। डी में क्या है, 1,2 साइक्लोब्यूटेन मतलब डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, यहां भी 1,2 ही है, मिथाइल ग्रुप दोनों में 2 हैं। द डिफरेंस इज इस वाले में एक मिथाइल ग्रुप फ्रंट में है, एक बैक में है, यहां दोनों फ्रंट में है, तो मीन सिर्फ स्पेस में ग्रुप्स का जो अरेंजमेंट है वो डिफर किया। आईयूपैक नेम सेम आएगा, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो दीज आर स्टीरियो आइसोमर। तो इस तरह से आपने बेसिक लेवल पे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, नाउ नोट इट डाउन। अब देखो नेक्स्ट इज स्टीरियो आइसोमर्स की क्लासिफिकेशन। तो स्टीरियो आइसोमर्स को एक हम डिफाइन करते हैं कन्फिग्रेशनल और एक कन्फर्मेशनल में। कन्फिग्रेशनल, दे आर नॉन इंटर कन्वर्टिबल, मतलब दो जो कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स होंगे, एक को आप दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं, मतलब बिना कुछ तोड़फोड़ किए इंटर कन्वर्ट नहीं होते वो। कन्फर्मेशनल आर इंटर कन्वर्टिबल, उनको इंटर कन्वर्ट आप कर सकते हो। क्लियर? तो कन्फिग्रेशन की हम डेफिनेशन भी पढ़ेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, अभी जस्ट क्लासिफिकेशन समझ लो। फिर कन्फिग्रेशन में फर्दर एक कैटेगरी आती है इनैंशियोमर्स और एक आता है डायस्टीरियोमर्स। इनैंशियोमर्स वो होते हैं जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा इसमें ना, वो एंटी कफ एजेंट और पेन किलर, वो इनैंशियोमर थे। वो क्या थे? वो एक तरह से मिरर इमेजेस हैं, पर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे की होती तो मिरर इमेज है, पर नॉन सुपर इम्पोजिबल, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस को बोलते हैं इनैंशियोमर्स। और बाकी के सभी डायस्टीरियोमर्स, मतलब जो मिरर इमेज वाला रिलेशन नहीं है उनके बीच में, वो सारे फिर डायस्टीरियोमर की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर? नोट कर लिया? फिर डायस्टीरियोमर्स आगे फर्दर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी हो सकते हैं और ऑप्टिकल आइसोमर भी हो सकते हैं। तो ये तो ये एक तरह से इसकी क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को हम पहले स्टडी कर लेते हैं। ये आपका एल्केन वाला पार्ट है, तो एल्केन में हम इसको स्टडी नहीं करेंगे फिर। ठीक है, एल्केन वाला पार्ट ये यही हम कवर कर लेंगे। तो कन्फर्मेशंस क्या हैं? देखो एक सिंपल सा एग्जांपल अगर आपको समझना है, हमारे पास एक रोप है, रस्सी है, अभी ये सीधी है, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको कॉइल कर लेता हूं। रोप तो वही रही, ठीक है, मैं इसको किसी और शेप में रख लेता हूं, लेटर से इस तरह से रख दिया, इसका यू बना दिया। ठीक है, कुछ भी कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, यहां पे रोप को बेंड कर रहा हूं ना बस। मैं यहां स्ट्रेट थी, यहां मैंने यू फॉर्म में बेंड किया, मैंने एक रैंडम शेप में बेंड कर दी, यहां मैंने इसको कॉइल कर दिया, पर मैंने काटा तो नहीं ना रोप को।
ओके, तो जब किसी चेन के बेंड होने से या बॉन्ड्स के अबाउट रोटेशन से नए नए स्ट्रक्चर्स जनरेट होते हैं, उनको बोलते हैं कन्फर्मेशंस। इसका एक और एग्जांपल लो। अभी आप लेट अस से खड़े हो जाओ इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद हाथ ऊपर कर लो। सेकंड केस में दोनों हाथ सेम साइड कर लो। अगले केस में दूसरी साइड कर लो। ये सारी की सारी क्या है आपकी? दीज आर ऑल कन्फर्मेशंस। तो आपकी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स है ये, पर तोड़फोड़ तो हमने नहीं की कि लेफ्ट वाले हाथ को निकाल के राइट साइड में लगा दिया, राइट वाले को लेफ्ट में कर दिया। ओके, दीज आर ऑल कन्फर्मेशंस ऑफ द बॉडी। तो कन्फर्मेशन कैसे आती है? जस्ट बाय रोटेशन। तो बेसिक आइडिया क्लियर हुआ। अब देखो, इफ अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन 2 और मोर फॉर्म्स, एक दो से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और वो 2 फॉर्म क्यों अराइज हो रही हैं? ड्यू टू द रोटेशन अबाउट कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के अबाउट आप रोटेट कर रहे हो उनको। इसको फिक्स करो और इसको घुमा दो, ठीक है। तो एक एटम को फिक्स करके दूसरे को घुमाने से क्या हो जाएगा? एक नया दिखने वाला स्ट्रक्चर जनरेट होगा। तो ऐसे 2 स्ट्रक्चर या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर जो सिर्फ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के अबाउट रोटेशन से जनरेट हुए हैं, जिनमें डिफरेंस क्या है? स्पेस में एटम्स या ग्रुप का अरेंजमेंट डिफर करता है। दैट इज कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। क्लियर? अब बात करते हैं व्हाट इज फ्री रोटेशन। देखो, फ्री रोटेशन, अभी आप पेन तो पकड़ा होगा हाथ में। लेट अस से दिस इज द पेन। ये आपकी पेन की कैप है, ठीक है। अब कैप को पकड़ के रखो और ये जो पेन वाला पार्ट है इसको रोटेट कर सकते हैं ना। कैप को फिक्स करके इसको रोटेट कर सकते हैं। अब अगली बार इस वाले पार्ट को फिक्स कर दो और कैप को रोटेट करो, हो जाएगा। तो कोई दिक्कत आई क्या? नहीं आई ना। तो मतलब जब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो इस तरह का ओवरलैप है ऑर्बिटल्स में। एक कार्बन को फिक्स करके दूसरे कार्बन को घुमाया जा सकता है। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के अबाउट रोटेशन अलाउड है। ये वाला एग्जांपल। पर हमने पहले पढ़ा हुआ है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में रोटेशन नहीं होती, क्योंकि साइडवेज ओवरलैप है। एक को फिक्स करके दूसरे को घुमाया तो ये ओवरलैप टूट जाएगा। तो पाई बॉन्ड में रोटेशन नहीं होती, सिग्मा बॉन्ड में होती है। दैट इज फ्री रोटेशन। क्लियर? नोट कर लिया? अब हम बोलते हैं कि सिग्मा बॉन्ड सिलिंड्रिकली सिमिट्रिकल है। एक ऑर्बिटल ऐसे आया, एक ऑर्बिटल ऐसे आया, ठीक है। तो ये कार्बन कार्बन की जो ज्वाइनिंग लाइन है उसके अबाउट ये सिमिट्रिकल होता है सिग्मा बॉन्ड, इसलिए उसको घुमा सकते हैं। अब घुमाने से देखो क्या होगा। ये हमारे पास इथेन का स्ट्रक्चर है। ये कार्बन के 3 बॉन्ड, ये कार्बन के 3 बॉन्ड। अब मैं क्या करता हूं, मैं राइट वाले कार्बन को फिक्स कर देता हूं, इस वाले कार्बन को, ठीक है। और पहले वाले कार्बन को घुमा देता हूं। घुमा के ये वाला जो H नीचे की तरफ लगा था सेम प्लेन में, इसको मैं ऊपर की तरफ ले आया, ठीक है ना। तो रोटेशन से क्या हुआ? अब ये एक नया टाइप ऑफ स्ट्रक्चर लग रहा है ना आपको। थोड़ा तो डिफरेंट लग रहा होगा। क्यों? यहां H के एग्जैक्टली दूसरी तरफ ये वाला H है। अब इस H के एग्जैक्टली यहां सामने कुछ नहीं है, क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये फ्रंट में बाहर की तरफ है, ये पीछे है, सेम प्लेन में नहीं है कोई। जो प्लेन वाला था वो ऑपोजिट साइड चला गया। ओके, तो सिर्फ डिफर क्या कर रहा है? दोनों का स्पेस में अरेंजमेंट। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे? दीज टू आर बेसिकली कन्फर्मेशंस। किसकी? इथेन की। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के अबाउट रोटेशन से कन्फर्मेशन जनरेट होती हैं। अब रोटेशन कितनी कर सकते हो? जरूरी है कि ऐसे ही रोटेट करना है? नहीं। इस कार्बन को पकड़ के दूसरे को मैं 0.5 डिग्री से भी रोटेट कर लूंगा तो थोड़ा सा अरेंजमेंट तो चेंज हो ही जाएगा। तो इन्फानाइट है ना, 0.5 पे रोटेट कर लो, 1 पे कर लो, 1.5 पे कर लो, 2.25 पे कर लो, 2.5 पे कर लो। तो देर आर इन्फानाइट अरेंजमेंट्स विच अराइज ड्यू टू द फ्री रोटेशन अबाउट कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ओके, तो वो सारी डिफरेंट कन्फर्मेशंस हैं, पर आउट ऑफ देम डिफरेंट कन्फर्मेशन कोरिस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी मिनिमा। टोटल नंबर ऑफ कन्फर्मेशन तो इन्फानाइट आ गई, पर उनमें से जो एनर्जी मिनिमम पे रहती हैं, मिनिमम पे जो रहते हैं एनर्जी में, उनको हम स्टडी करते हैं। दे आर कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। तो कन्फर्मेशंस इन्फानाइट होती हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स फाइनाइट होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एनर्जी मिनिमा वाले स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, क्लियर? नोट कर लिया?